नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% करने का लिया फैसला। झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में रमेश बैस ने ली शपथ, कहा राज्य के विकास के लिए करेंगे हर संभव प्रयास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में धुनकुड़िया भवन की रखी आधारशिला, जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपराओं के उत्थान का दिलाया भरोसा। और गुमला जिले के केरागनी जंगल में आज दूसरे दिन भी आईईडी बम ब्लास्ट, विस्फोट की चपेट में आने से ग्रामीण की हुई मौत। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता बहाल करने के साथ ही कई अन्य अहम फैसले किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए। बाद में पत्रकारों से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। ये इस माह की पहली तारीख से प्रभावी माना जाएगा। केंद्र के कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए भी केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय आज लिया है। उसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए और पेंशनर्स को डियरनेस रिलीफ इसकी बहाली करने पर निर्णय किया गया है। अब डीए की दर जो पहले 17% थी, उसमें 11% की और वृद्धि करके कुल मिलाकर 28% इसको किया गया है। यानी कि डीए की दर 17% से बढ़ाकर 28% हो जाएगी। इसको 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को जनवरी 2021 से बढ़ाकर मार्च 2026 तक करने की मंजूरी दी है। इससे सरकारी खजाने पर 4,607 करोड़ रुपए से अधिक का बोझ पड़ेगा। नेशनल आयुष मिशन को वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय किया गया है। इसके अंतर्गत कुल खर्च 4,607 करोड़ रुपया 5 वर्षों में किया जाएगा। नागरिकों को आयुष प्रणाली के माध्यम से प्रिवेंटिव और प्रमोटिव एस्पेक्ट्स और होलिस्टिक हेल्थ केयर का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। लाइफस्टाइल रिलेटेड हो, उसमें भी लोग उसकी मदद ले सकें, उसका भी बल मिलेगा। और इससे डिसीज बर्डन यानी कि बीमारी का जो भार है वो भी पूरे हेल्थ सिस्टम पर भी कम होगा, लोग स्वस्थ भी रहेंगे और हमारे आयुष मंत्रालय के माध्यम से जो हमारी पद्धति है उसको देश और विदेश में भी और लोकप्रिय किया जाए। झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में रमेश बैस ने शपथ ली। राजधानी रांची स्थित राजभवन के बिरसा मंडप में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में आज झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन ने शपथ दिलाई। कोविड-19 के दिशा निर्देश के अनुरूप आयोजित सादे समारोह में शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल रमेश बैस को पुष्प गुच्छ देकर बधाई दी। मैं रमेश बैस ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक झारखंड के राज्यपाल के पद का कार्य पालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। मैं झारखंड की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहूंगा।
शपथ ग्रहण के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि उनका मानना है कि चुनाव के दौरान पार्टियों को अपनी राजनीतिक भावना के तहत काम करने की छूट है, लेकिन चुनाव के बाद सभी राजनीतिक दलों को मिलकर राज्य और जनता के विकास की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ बातचीत कर राज्य के विकास के लिए जो भी जरूरत होगी उसे केंद्र सरकार से सहयोग लेकर पूरा करने की कोशिश की जाएगी। उनका एकमात्र उद्देश्य झारखंड का विकास होगा। राज्यपाल ने बताया कि आज शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी प्रारंभिक बातचीत हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा है कि बाद में फुर्सत होने पर उनके साथ वे झारखंड के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके काम करने के तरीके से झारखंड की जनता खुश रहेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि निश्चित रूप से उनका अनुभव झारखंड के लिए बेहतर सिद्ध होगा। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम, चंपई सोरेन, बन्ना गुप्ता, मिथिलेश कुमार ठाकुर, सत्यानंद भोक्ता, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा समेत कई वरीय पुलिस प्रशासनिक अधिकारी तथा गणमान्य लोग उपस्थित थे। बोकारो हवाई अड्डे का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। एयर टर्मिनल का काम भी लगभग पूरा हो गया है। साल के अंत तक बोकारो से हवाई सफर की सुविधा प्रारंभ होने की संभावना है। फिलहाल मोबाइल एटीसी टावर स्थापित करने का काम चल रहा है। यूक्रेन से आए 2 इंजीनियरों की देखरेख में ये काम पूरा किया जा रहा है, जबकि रनवे का काम लगभग पूरा हो चुका है। यूक्रेन से आए विदेशी इंजीनियर ने कहा कि ये एटीसी टावर हवाई अड्डे के लिए बहुत ही उपयोगी है, जो बिजली और जनरेटर दोनों से चलेगी। इस मौके पर एयरपोर्ट अथॉरिटी की सिविल इंजीनियर प्रियंका शर्मा ने उम्मीद जताई कि साल के अंत तक ये परियोजना पूरी हो जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के करमटोली में आज केंद्रीय धुमकुड़िया भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय धुमकुड़िया भवन जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपराओं के उत्थान का केंद्र होगा। धुमकुड़िया की परंपरा को पूर्वजों की धरोहर बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये भवन झारखंड की पहचान बनेगा। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन, पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय, विधायक बंधु तिर्की और राजेश कच्छप उपस्थित थे। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में 1 लाख से अधिक की आबादी वाले सभी गांवों में नल के जरिए पानी की आपूर्ति शुरू हो चुकी है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक ट्वीट में कहा कि जल जीवन मिशन ने आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश में 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों तक नल के जरिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने वाले जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को की थी। पिछले 23 महीनों के दौरान जल जीवन मिशन के तहत 4 करोड़ 50 लाख ग्रामीण परिवारों को नल के जरिए पानी की आपूर्ति की जा चुकी है। श्री शेखावत ने लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाले इस अभियान से जुड़े सभी लोगों का आभार जताया है। करीब 50,000 ग्राम पंचायतें हर घर जल अभियान से जुड़ चुकी हैं। बारिश के मौसम और कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर कल से पश्चिमी सिंहभूम जिले में बुखार सर्वेक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है।
और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे चाईबासा संवाददाता। बारिश के मौसम और कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम जिले में कल से बुखार सर्वेक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। 15 से 31 जुलाई तक चलाए जाने वाले इस कार्यक्रम में बुखार से ग्रसित व्यक्तियों की खोज की जाएगी एवं उन मरीजों का उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। सर्वेक्षण के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए संबंधित सभी स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आहट के मद्देनजर वर्तमान समय में बुखार से पीड़ित एवं सर्दी जुकाम से पीड़ित मरीजों पर विशेष ध्यान दिए जाने की कोशिश इस दौरान की जाएगी। बुखार से पीड़ित होने वाले मरीजों की संख्या अधिक होने पर उनके प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में कोविड रोधी टीकों की कमी और आपूर्ति में देरी के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि टीकों की कमी और उपलब्धता के बारे में कुछ राज्यों और राजनीतिक प्रतिनिधियों के बयान आए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान लोगों में डर पैदा करने के इरादे से दिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर कम होने के बाद खड़गपुर से टाटानगर के बीच थर्ड लाइन के निर्माण कार्य में तेजी आई है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता। कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होने के बाद अब खड़गपुर से टाटानगर के बीच थर्ड लाइन के निर्माण कार्य में तेजी आई है। इसके लिए स्लीपर भी मिलने लगे हैं। निर्माण कार्य करा रही एजेंसी रेलवे विकास निगम के डिप्टी जीएम ललितेश कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण कम होने से मजदूर भी लौट रहे हैं, जो कि दूसरी लहर के दौरान घर चले गए थे। अब स्लीपर मिल रहे हैं। चाकुलिया घाटशिला के बीच इन्हें भी गिरा दिया गया है। अब निर्माण में तेजी आई है। चाकुलिया घाटशिला के बीच 31 किलोमीटर लंबी थर्ड लाइन का काम दिसंबर के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। मालूम हो कि खड़गपुर से टाटानगर के बीच 134 किलोमीटर थर्ड लाइन का निर्माण चल रहा है। टाटानगर से झारसुगुड़ा के बीच थर्ड लाइन लगभग तैयार है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। गुमला जिले के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के केरागनी जंगल में आज दूसरे दिन भी नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईईडी बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें ग्रामीण के चपेट में आ जाने से उसकी मौत हो गई। मृत ग्रामीण की पहचान रामदेव मुंडा के रूप में की गई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि एक दिन पूर्व भी उसी जंगल में माओवादियों के द्वारा लगाए गए आईईडी बम के चपेट में आने से कोबरा बटालियन का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया था, जबकि एक स्वान द्रोणा शहीद हो गया था। और अब संक्षिप्त खबरें। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के कोल्हारिया के पास एक सीएसपी संचालक से अज्ञात अपराधियों ने 2 लाख रुपए लूट लिए। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक महिला समेत 2 लोगों को आधा किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र के गांव उलिहातू पैतू टोली में जंगली हाथी ने कल देर रात एक वृद्ध को कुचलकर मार डाला। खूंटी जिले के पेरका गांव के लिड्स एनजीओ कार्यालय के पीछे स्थित एक कुएं से एक महिला और 2 बच्चों का शव बरामद किया गया। और गुमला जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने वज्रपात से बचाव के लिए जागरूकता रथ को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता
17% से बढ़ाकर 28% करने का लिया फैसला। झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में रमेश बैस ने ली शपथ, कहा राज्य के विकास के लिए करेंगे हर संभव प्रयास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में धुमकुड़िया भवन की रखी आधारशिला, जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपराओं के उत्थान का दिलाया भरोसा। और गुमला जिले के केरागनी जंगल में आज दूसरे दिन भी आईईडी बम ब्लास्ट, विस्फोट की चपेट में आने से एक ग्रामीण की हुई मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।